देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग 24 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने वाले हम लोग, जो बिहार का क्वेश्चन बैंक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आज 25 से देखेंगे। बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग यानी कि 9 सम्मिलित किया है और इसे दोस्तों पंचायत नाम दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है और इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा, यह पंचायती से संबंधित है। या 1957 में इसको स्थापित हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। जीवी के राव समिति 1985 में आया था। ALM सिंधवी समिति आपका 1986 में आया है। थुंगन समिति आपका 1988 में आया है और गौडगिल समिति आपका 1988 में आया है। यहाँ पर ध्यान देना है कि उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि दोस्तों यह पारित नहीं हो सका था, याद रखना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देना है कि 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा है और साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा है। इस प्रकार इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं को शहरी स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को दोस्तों 18 कार्यकारी परिषद विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समिति एवं आयोग का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, वर्ष 1949-51 में जो स्थानीय वित्तीय जांच समिति का गठन हुआ था दोस्तों, और यह PK वटाल की अध्यक्षता में। फिर 1953-54 में याद रखना है करारोपण जांच आयोग, जो कि जॉन मथाई की अध्यक्षता में। 1963-65 में दोस्तों नगर निगम कर्मचारी के प्रशिक्षण पर गठित समिति, जो कि नूरुद्दीन समिति। फिर 1966-63 में हुआ था ग्रामीण नगरीय संबंध समिति, जो कि AP जैन। 1963 में स्थानीय नगर निकाय के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति, जो कि दोस्तों यह रफीक जकारिया की अध्यक्षता में। फिर 1965-68 में नगर निगम कर्मचारी के कार्यदशाओं पर समिति, जो कि BS मूर्ति की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है 1974 नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति, जो कि गिरिजापति मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और 1982 में याद रखना है कि स्थानीय नगर निकाय तथा नगर निगमों का गठन शक्ति तथा कानून पर गठित अध्ययन दल, दोस्तों यह KN सहाय की अध्यक्षता में हुआ था। फिर 1985-88 में याद रखना है नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, जो कि CN कुरिया की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। यह दोस्तों विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था और निरस्त हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था दोस्तों? तो आपका संपत्ति का अधिकार था, याद रखना है, संपत्ति का अधिकार। देखिए यहाँ ध्यान देना बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और वर्तमान में दोस्तों संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है, याद रखिएगा। भाग दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भाग 12 में शामिल किया गया इसको। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दोस्तों निम्न संशोधन किए गए थे। जैसे पहला कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया था कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि दोस्तों पूर्ण विचार के बाद कैबिनेट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। फिर नेक्स्ट में बोला गया था दोस्तों इसमें कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया था। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। फिर नेक्स्ट था कि मूल अधिकार को सूची में से संपत्ति को अधिकार समाप्त किया गया और इसे दोस्तों केवल विधिक अधिकार में शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 20-21 के द्वारा दोस्तों प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपका सब 42वां संविधान 44वां के तहत हुआ है। नेक्स्ट है कि बर्फ क्या है? तो बर्फ दोस्तों आपका आणविक ठोस है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ आपका दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है और यह आयतन बढ़ता है।
बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन दोस्तों 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। बर्फ का घनत्व याद रखना है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है कि जब पानी का घनत्व 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जब किसी पानी भरे पात्र में दोस्तों बर्फ को तैर रही होती है, जब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व दोस्तों याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे आपका अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के दोस्तों जो प्रतिपादक कौन थे तो याद रखना आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और सर्वोच्चता के सिद्धांत के तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है और इसमें कहा गया कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्य की तुलना से अधिक है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक है और इनके कार्यकाल में दोस्तों पहला बार आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में तथा सुगौली की संधि दोस्तों 1816 में और सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्वेक्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि मिला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था दोस्तों कि 1817 से 19 तक और मराठा परिसंघ का कंपनी को साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है रैयतवारी बंदोबस्त। तो जो रैयतवारी बंदोबस्त जो था दोस्तों ये 1820 में लागू हुआ था और मद्रास के गवर्नर उसमें टॉमस मुनरो थे। और रैयतवारी व्यवस्था दोस्तों रीड और मुनरो के द्वारा यह स्थापित किया गया है। फिर महलवारी व्यवस्था दोस्तों मैकेंजी के द्वारा, जो कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में शुरुआत किया गया था 1822 में। फिर 1822 में दोस्तों टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी इनको बनाया गया था। डिस्कशन बोलता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई दोस्तों 1946 में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई और इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था और मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष थे, जिसमें संचालन समिति के दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राष्ट्र ध्वज संबंधी यानी तटस्थ समिति के आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक दोस्तों आपका यंग इंडिया है। देखिए महात्मा गांधी के संबंधी पत्रिका पुस्तक यहाँ पर है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की और एथिकल रिलीजन। फिर दोस्तों पाथवे टू गॉड। फिर दोस्तों इनकी संस्था है नटाल इंडियन कांग्रेस, जो कि 1894 में स्थापना किए थे। फिनिक्स आश्रम का दोस्तों 1904 में, टॉलस्टॉय फोरम को 1910 में, हरिजन सेवक संघ का दोस्तों 1932 में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 का है कि लघु पथन के समय परिपथ में, तो लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान दोस्तों बढ़ जाता है। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय दोस्तों परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अति भारण यानी कि दोस्तों जो ओवरलोडिंग या लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है और अच्छे फ्यूज दोस्तों या तार टीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि जो सस्ता फ्यूज होता है वह शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है और इसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और आजकल फ्यूज के स्थान पर दोस्तों लघु परिपथ विच्छेदक यानी कि एमसीबी का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाले जो विद्युत 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती यानी कि दोस्तों एसी धारा होती है, जिसकी आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। बोला कि महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का दोस्तों सप्त मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम का जो सप्त मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में दोस्तों सबसे छोटा जो कि द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार की अलंकरण इसमें नहीं मिलता है, याद रखना है। पल वंश के संस्थापक श्री विष्णु था, जिसकी राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी सहिष्णु के दरबार में रहते थे।
मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची को कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम को सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नोट यहाँ पर दिया गया है कि कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंध किया गया था। तो आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंध किया गया था रियल मैंगो ऐप को, याद रखना है। बोल रहा है कि रियल मैंगो ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंध किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल दोस्तों का इसका गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के द्वारा वर्ष 1959 में किया गया था। संसद ने आरपीएफ अधिनियम 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था और हर साल दोस्तों 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 34। क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत की साक्षरता दर दोस्तों आपका 73% था, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% था और अंतिम आंकड़ा के अनुसार दोस्तों 74.04% था। 2011 के जनगणना के अनुसार चलते हैं तो भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, महिला साक्षरता दर 65.46% है, भारत की लिंगानुपात 943 है, शिशु की लिंगानुपात आपका 919 है। नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या घनत्व आपका 982 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और शिशु लिंगानुपात 919 वही देखें हम लोग। फिर है कि बिहार की साक्षरता दर आपका 61.8% है, बिहार का पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता दोस्तों 51.5% है और बिहार का लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तसीगंग किस राज्य में है दोस्तों। तो आपका लद्दाख में स्थित है। तो तसीगंग आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई स्थित मतदान केंद्र जो तसीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में है और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम के विकल्प प्रदान किया गया है। वर्तमान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखना है राजीव कुमार जो कि 25वां क्रम के हैं और वर्तमान में बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी, बताइए। तो रानी जो दुर्गावती थी दोस्तों ये आपका गोंडवाना की शासका थे। रानी दुर्गावती दोस्तों गोंडवाना की शासका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बंदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था और रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गंडक टंगा यानी कि गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। नेक्स्ट है कि सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज की शासका बन गई थी। अकबर ने काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ क्योंकि अकबर रस समय उज्बेक विद्रोह को सामना कर रहा था। 1564 में दोस्तों दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया है और बाद मिस्र राज को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन 37 क्या कहता है, ध्यान दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा दोस्तों। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, याद रखिएगा। टाइफाइड रोग दोस्तों बैक्टीरिया जनित है। देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका कॉड है, हैजा है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, टिटेनस, गोनेरिया, प्लेग, क्षय रोग और सिफिलिस, ये सभी आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से दोस्तों यानी कि वायरस से तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, खसरा, रेबीज, हर्पिस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स और पोलियो, ये सभी आपका विषाणु से होता है। कवक से ध्यान देना है, एथलीट फूड, दाद, मदुरा फूड और खाज आदि सभी से होता है। फिर कोविड-19 की बात किया दोस्तों तो यह एक श्वसन आधारित रोग है जो कि कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा होता है। विटामिनों की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, ध्यान देना है कि विटामिन ए से आपको रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा यानी कि जिसे नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को, और विटामिन B11 को पेचिस, विटामिन D को दोस्तों रिकेट्स और विटामिन K को हीमोफीलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक दोस्तों उदयन थे, याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन थे। उदयन जो कि हर्यक वंश के शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र की बात की जाए दोस्तों तो अज्ञातशत्रु तथा अज्ञातशत्रु का पुत्र उदयन था जो कि 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, याद रखना है। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाकर, उसका राजधानी दोस्तों राजगिरी था जो पूर्व में, और उसने पटना में गंगा और सोन को संगम पर एक किला भी बनवाया है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र क्या है।
ध्यान देना है, बोरा कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और O6 है। ग्लूकोज प्रकृति में दोस्तों मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और यह मीठे फल तथा शहद में भी पाया जाता है। गन्ना शक्कर को सुक्रोज से भी प्राप्त किया जा सकता है। सुक्रोज का अल्कोहल की उपस्थिति में दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक या सांद्र सल्फ्यूरिक द्वारा जल अपघटन करके ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अभिक्रिया यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज को 6 कार्बन परमाणु में सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं और ग्लूकोज हर जीवित प्राणी के लिए दोस्तों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय किण्वन प्रक्रिया की ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। जीवों के लिए जो है ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है और मनुष्य के द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, याद रखना है। फिर है कि पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में होता है और तैयार सेक्राइड अधिकतम ग्लूकोज से होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों परीक्षा उपयोगी आपका महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र है। भारी हाइड्रोजन का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है D2O। फिर शुष्क बर्फ का दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल गैस का C+H2, इथाइल अल्कोहल को C2H5OH, मंड का होता है दोस्तों यानी ग्लूकोज C6H10O5N, फॉर्मेलिन का हो जाएगा HCHO या CH2O, सिरका का हो जाएगा CH3COOH, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग है, तो कोठारी आयोग का संबंध दोस्तों किससे बताइए? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध दोस्तों शिक्षा से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह को कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से दोस्तों कोठारी आयोग का गठन किया गया था और डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का रहा है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो डोडा बेटा आपका दोस्तों नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई का सर्वाधिक ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह दोस्तों पश्चिमी घाट के सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जिंदागरा चोटी है जो कि 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है दोस्तों जो कि 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर आपका कलसूबाई हो जाएगा और आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है जो कि माउंट आबू के पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखना है। और यह भाषाएं आपका असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थे, लेकिन सिंधी भाषा को दोस्तों 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली या 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया है। उड़ीसा का नाम बदलकर दोस्तों 2011 में उड़िया कर दिया गया था, याद रखिएगा। उड़िया का नाम बदलकर दोस्तों। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 का दोस्तों लैंडर का नाम आपका विक्रम था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको दोस्तों रोवर का नाम प्रज्ञान था, याद रखना, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में LV-M3 M4 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका एवं चीन के बाद बना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव दोस्तों इसे प्राप्त हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर जो कि मॉड्यूल, प्रोपल्शन और मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 44। क्वेश्चन दोस्तों 44 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो अमरावती दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश की, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश की दोस्तों, याद रखना है, अमरावती प्रस्तावित है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में दोस्तों विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। हालांकि दोस्तों तेलंगाना में स्थित जो इसलिए भविष्य में यह केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। हैदराबाद दोस्तों जो कि तेलंगाना में स्थित है, याद रखना है। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में दोस्तों अमरावती को प्रस्तावित किया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर है जो कि शीतकालीन राजधानी आपका जम्मू है। लद्दाख की राजधानी आपका लेह हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि के दोस्तों टोन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा टोन, याद रखना है, टोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ध्वनि की गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तरत्व तथा प्रबलता को दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और उन्हें सुनने में सुखद होती है। स्वर यानी कि कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में दोस्तों ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है। तो मानव हार्मोन दोस्तों आपको साइटोकाइनिन नहीं है, याद रखना है। साइटोकाइनिन दोस्तों मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन है, जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था और इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में दोस्तों जो अस्कुग नामक वैज्ञानिक थे, इसका नाम साइटोकाइनिन रखा था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधे के जड़ में फल के भीतर होता है और यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है और यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है और इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती है।